नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियां। हिंदी की शिक्षण विधियों में कल अपनों ने शुरू किया था एकांकी शिक्षण। तो कल की क्लास में अपनों ने देखा था कि एकांकी क्या होता है। तो देखिए, एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है, परंतु नाटक का मात्र छोटा रूप कहना असंगत बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि एकांकी के कुछ तत्व होते हैं जो नाटक से भिन्न भी होते हैं। तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि भाई एकांकी का ही बड़ा रूप नाटक है, ये तो नहीं है, परंतु जो रचना शैली है उन दोनों में बस इतना ही अंतर होता है कि एकांकी छोटा होता है और नाटक बड़ा होता है। एकांकी में एक ही दृश्य निर्मित किया जाता है, जबकि नाटक में कई दृश्य निर्मित किए जाते हैं। और अर्थ में अपनों ने ये भी देखा था कि नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी यानी एक अंक वाला। एक अंक वाला यानी इसमें एक शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। किसके संदर्भ में? तो घटना के क्षेत्र में भी एक ही घटना का चित्रण किया जाता है, एक ही स्थान पर किया जाता है, तो इसलिए स्थान के क्षेत्र में भी, और एक ही समय का चित्रण किया जाता है, इसलिए समय भी एक ही रहता है। तो ये चीज है वो अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं कि एकांकी शिक्षण की विधियां कौन सी हो सकती है, उसके उद्देश्य कौन से होते हैं। एकांकी होता क्या है? तो एक अंक वाला वह नाटक का छोटा रूप, या एक दृश्य वाला वह नाटक का छोटा रूप जिसमें एक घटना को एक स्थान पर एक ही समय में दर्शाया जाए, वही क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। देखिए, जैसा कि अपनों ने अभी देखा कि नाटक के जैसा ही होता है संरचना में, तो इससे अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से नाटक रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाते हैं, उसी प्रकार से एकांकियों का भी मंचन किया जाता है। वे भी रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाते हैं, उनका भी अभिनय किया जाता है। तो इस दृष्टि से अपन इनके उद्देश्य थोड़े से अलग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों की। तो एकांकी शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, इस पर यदि विचार किया जाए तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने आपको बताया कि भाई ये अभिनय से संबंधित है, रंगमंच से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि बालक में अभिनय कला का विकास होता है। बालक में अभिनय कला का क्या होता है? विकास होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यदि अपन देखें तो देखिए, जब बालक से अभिनय करवाया जाता है तो अभिनय के अंतर्गत उसे उसी रूप में ढाला जाता है जिस रूप में एकांकी के पात्र होते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे रामलीला का मंचन किया जा रहा है, रामलीला नाटक का मंचन किया जा रहा है, तो वहां पर राम कोई बनेगा तो उसकी उसी तो प्रकार की तो वेशभूषा होगी, जैसी पौराणिक कथाओं में भगवान श्री राम की दर्शाई जाती है, वैसे ही मुकुट होगा, उसी प्रकार से राजसी पहनावा होगा। तो उसी प्रकार से तो उनका पहनावा होगा, साथ साथ शब्द भी उनके वैसे ही होंगे। ऐसे नहीं है कि राम जी बीच बीच में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हुए जैसे अपन खिचड़ी बोलते हैं वैसे खिचड़ी बोल रहे हैं, उनके शब्द भी अलग होंगे। तो इसके माध्यम से बालक में अभिनय कला के साथ साथ शब्दों का जो उच्चारण है, शब्दों का उच्चारण वो शुद्ध बालक को सिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बालक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि जैसी एकांकी या एकांकीकार की भाषा है उसी के अनुसार उसे बनकर प्रदर्शित करना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अकबर के नाटक का या फिर ऐतिहासिक नाटक का चित्रण कर रहा है। जैसे रामकुमार वर्मा जी ने एक एकांकी लिखा था, औरंगजेब की आखिरी रात। अब औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का मंचन करना है, तो जो औरंगजेब बोलेगा वो उर्दू के शब्दों को साथ साथ प्रयोग करेगा। तो उन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से होगा, शुद्ध उच्चारण किस तरीके से होगा, उसके लिए बार बार बालक को अभ्यास करवाया जाता है। तो इससे बालक में शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास भी होता है। साथ साथ इसमें है वो देश व समाज की
परिस्थिति का ज्ञान भी बालक को करवाया जाता है। तो इसका एक उद्देश्य ये हो सकता है कि बालक को समाज व देश की परिस्थितियों का ज्ञान करवाना। कैसे? अब औरंगजेब को पढ़ाना है या औरंगजेब का आखिरी रात एकांकी का मंचन करना है, तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि औरंगजेब कैसा था, किस समय था, और उस समय हमारे देश की परिस्थितियां कैसी थी। औरंगजेब जब अंतिम समय में अपने द्वारा किए गए कार्यों पर, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार पर जब दुख प्रकट करता है, तो उसने कौन से ऐसे बुरे कार्य किए थे जिसके लिए वो दुख प्रकट कर रहा है, वो कैसा व्यक्ति था। तो यहां पर हम देश व समाज की सभी परिस्थितियों का, हाँ, देश व समाज की परिस्थितियों का तो ज्ञान करवाएंगे ही करवाएंगे कि उस समय राजाओं का राज था, सामंतवादी व्यवस्थाएं थी, किसानों व मजदूरों से लगान लिया जाता था, और औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने हिंदुओं के लिए हिंदू विरोधी जो धर्म है वो कर लगा दिया था, सॉरी, मुस्लिम विरोधी कर, मुस्लिम विरोधी जो धर्म थे या मुस्लिमों के अलावा जो अन्य धर्म थे उन पर उन्होंने जजिया लगा दिया था, यानी एक कर लगा दिया था। तो इस प्रकार की सामाजिक व देश की परिस्थितियों का चित्रण तो करेंगे, साथ साथ हम बालक को ये भी बताएंगे कि भाई वो व्यक्ति कैसा था, उस व्यक्ति के आचार, उस व्यक्ति के विचार कैसे थे, वो किसका पुत्र था, और वो जिसका पुत्र था उसके पिता कैसे थे। हालांकि उसने ये भी कहा है कि भाई शाहजहां को भी उन्होंने 7 वर्ष तक कैद रखा था। तो जिस प्रकार से पिता की परिस्थितियां रही वैसे ही पुत्र की परिस्थितियां रही। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पक्षों का भी ज्ञान करवाते हैं, एक ही व्यक्ति के कैसे अपन देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति के, या अपन इससे अच्छा यूं लिखें कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान करवाना। अब वहां पर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का, औरंगजेब बुरे कर्म करता है, अपने पिता को कैद करता है, तो अंत में अपने जीवन की अंतिम अवस्था में वह भी दुखों को भोगता है, वह भी स्वयं कैद हो जाता है। और परिस्थितियां हूबहू वैसी होती है जिस प्रकार से शाहजहां के पास उसकी एक बेटी रहती है, उसी प्रकार से इसके पास भी अपनी एक बेटी है और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सभी के साथ दुर्व्यवहार किया। अंत में जाकर वो उन सभी चीजों से संबंधित दुख महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर बालक को भी जीवन की परिस्थितियों से संबंधित ज्ञान होता है कि यदि हम बुरे कार्य करेंगे तो अंत में जाकर हमें भी बुरा ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। तो यदि अपनों ने बुरे किए हैं तो अपने को बुरे फल भोगने पड़ेंगे, यदि अपनों ने अच्छा काम किया है तो अच्छा। तो जीवन की परिस्थितियों का बालक को ज्ञान होता है, और इन जीवन की परिस्थितियों का बालक को ज्ञान होता है तो जिससे वह सामान्यतः व्यवहार का या आचरण करने से संबंधित ज्ञान प्राप्त भी करता है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई एकांकी रचना का जो उद्देश्य है या एकांकी शिक्षण बालकों को जो करवाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण तो भाई ये रंगमंच व अभिनय से संबंधित होती है। तो अभिनय कला का बालक में विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अभिनय के माध्यम से अपन बालक को कुछ न कुछ रोल देंगे, किसी न किसी पात्र का अभिनय देंगे, उस पात्र का वो पूर्ण अनुकरण करेगा। तो इसके माध्यम से वो उन वर्णों का, उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना भी सीखेगा। देश व समाज की परिस्थितियों का बालक को ज्ञान होगा, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का आनंद ज्ञान होगा। साथ साथ एक और भी कह सकते हैं, देखिए अपन किसी एकांकी रचना को पढ़ते हैं, उससे संबंधित यदि अपन अभिनय देखते हैं, मान लीजिए कि कोई शिक्षक ही ऐसा है जो अभिनय के द्वारा पढ़ा रहा है, तो छात्र उसमें आनंद महसूस करेंगे, उसमें रुचि लेंगे विद्यार्थी। तो इसलिए हिंदी से संबंधित या साहित्य के प्रति
रुचि उत्पन्न करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। इसके माध्यम से क्योंकि इसमें रंगमंच है, अभिनय है, तो विद्यार्थी साहित्य के प्रति रुचि लेने लगेंगे। क्योंकि उनको आनंद आएगा। यदि आप कहीं भी किसी भी एक एकांकी का मंचन विद्यार्थियों से करवाते हैं तो वो उससे संबंधित रुचि प्रकट करने लगेंगे, उनको आनंद। क्योंकि नाटक जो होते हैं अक्सर लोग बाग देखने जाते हैं। रामलीला एक ऐसा नाटक है जो हर साल जिसका मंचन कहीं ना कहीं किया जाता है, फिर भी लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें रुचिकर होती हैं, तो इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए कि साहित्य में जो एकांकी शिक्षण करवाया जाता है उसके कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने जो देखा वो लगभग सभी उद्देश्य देख लिए हैं। एक तो रुचि प्रकट करना या रुचि उत्पन्न करना बालक की, अभिनय कला का विकास, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, देश व समाज की परिस्थिति का ज्ञान करवाना और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान करवाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं एकांकी शिक्षण की प्रमुख विधियों की। तो देखिए एकांकी शिक्षण की विधियां कौन सी हो सकती है। एकांकी शिक्षण की विधियां। अब एकांकी शिक्षण की प्रमुख रूप से कितनी विधियां होती हैं? 3 ही विधियां होती हैं। उनमें यदि बात करें तो पहली विधि जो है वो कक्षा अभिनय विधि है। कक्षा अभिनय विधि। दूसरी जो विधि है वो रंगमंच अभिनय विधि। वैसे तो रंगमंच को ही अभिनय कहा जाता है, तो कहीं कहीं ऐसे भी आता है रंगमंच या अभिनय विधि। तीसरी विधि है व्याख्यान विधि। तो कक्षा अभिनय, रंगमंच अभिनय और व्याख्यान विधि, ये 3 विधियां एकांकी शिक्षण की हो सकती है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं एक एक को अलग अलग करके। तो देखिए अगर अपन इसकी बात करें कक्षा अभिनय की, तो छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई एकांकी जब सिलेबस में होता है तो उस एकांकी में मान लीजिए कि 4 पात्र हैं, मोहन, सोहन, राधा, सीता, ये 4 पात्र हैं। तो शिक्षक क्या करता था? हमसे तो करवाया गया है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने भी क्या ऐसा इस प्रकार से वाचन किया है। तो शिक्षक क्या करते थे? 4 बच्चों को पात्र बना देते थे और 4 बच्चों को पात्र बना देते थे, तो वो चारों की चारों पुस्तक लेकर खड़े हो जाते थे और एक को मोहन बना दिया, एक को जो सोहन बना दिया, एक को राधा बना दिया, एक को सीता बना दिया। तो जैसे ही मोहन की टर्न आई, यानी मोहन का वाचन होगा तो वो मोहन बोलेगा, सोहन का नंबर आया तो सोहन बोलेगा, सीता का नंबर आया तो सीता बोलेगी, राधा का नंबर आया तो राधा बोलेगी। ये तो है सामान्य रूप से शिक्षण करवाना। परंतु कुछ शिक्षक है वो क्या करते हैं कि पहले ही एकांकी शुरू करने से पहले ही बच्चों को बता देते हैं कि भाई तू मोहन है, तू सोहन है, तू राधा है, तू सीता है और तुम्हें चारों के डायलॉग्स याद करने हैं। यानी राधा के डायलॉग्स सारे के सारे याद कर लेगी अच्छे से, सीता के अच्छे से याद कर लेगी, मोहन, और इस प्रकार से वो चारों अपने अपने पात्र के अनुसार जितने भी
प्रसंग आए हैं उनमें जो जो वाचन किया जाएगा वो सारे के सारे याद कर लेंगे। अब जैसे जैसे उन्होंने सभी ने याद कर लिया, साथ साथ वो ध्यान भी रखेंगे कि भी मोहन की किसी बात का जवाब सीता जहां पर दे रही है तो वहां सीता बोलेगी, राधा जहां पर दे रही है वहां राधा, सोहन का नंबर आएगा वहां सोहन। तो इस प्रकार से शिक्षक है वो उन्हें पहले ही अवगत करवा देता है कि भाई कल है वो अपन ये एकांकी पढ़ेंगे, तुम लोग ये पात्र हो और तुम्हें कल कक्षा में इसी प्रकार का, जिस प्रकार का ये लोग कर रहे हैं एकांकी में, उसी प्रकार का तुम्हें अभिनय करना होगा। और जब बच्चों को, जब सभी विद्यार्थियों को ये बात बता दी जाती है तो सभी विद्यार्थी उसी के अनुसार तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करके फिर वो आते हैं। उसके बाद शिक्षक आते ही और कक्षा में कक्षा अभिनय के माध्यम से उस एकांकी का शिक्षण करवाता है। उस एकांकी का शिक्षण किसके माध्यम से करवाता है? कक्षा अभिनय के द्वारा। यानी इसी विधि को अपन क्या कहते हैं? कक्षा अभिनय। कक्षा के अंदर अभिनय करवाते हुए बालकों को एकांकी का शिक्षण करवाना ही क्या है? कक्षा अभिनय शिक्षण है या कक्षा अभिनय विधि है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही शिक्षक आया, विद्यार्थियों को जैसे बताया गया था, जो बताया गया था उसी के अनुसार उनको आचरण करना है, उसी के अनुसार उनको अपने अपने वाक्यों को बोलना है। तो देखिए इस विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें कौन सी हो सकती है? वैसे तो आपको मोटे तौर पे तो समझ में आ गई होगी कि भी कक्षा शिक्षण विधि क्या होती है। फिर भी अपन इसकी परिभाषा व इसकी मूलभूत बातें जो भी होती है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो एकांकी शिक्षण में यदि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक बालकों से प्रसंगवश अभिनय करवाता है तो वह कक्षा अभिनय विधि कहलाती है। एकांकी शिक्षण में यदि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक बालकों से प्रसंगवश का मतलब होता है कि प्रसंग के अनुसार बालकों से प्रसंगवश अभिनय करवाता है तो वहां कक्षा अभिनय विधि मानी जाती है या कहलाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इस विधि की परिभाषा हो सकती है। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो उस चीज में यदि अपन देखें तो इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो कक्ष में ही अभिनय द्वारा शिक्षण करवाया जाना। पहली बात तो ये है कि बालक को है वो कक्ष में अभिनय के द्वारा ही शिक्षण करवा दिया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात कौन सी हो सकती है? एक तो यह व्यावहारिक विधि है, व्यावहारिक व सर्वाधिक उपयोगी विधि भी इसे कह सकते हैं। यह व्यावहारिक विधि है और सर्वाधिक उपयोगी विधि है। व्यावहारिक और उपयोगी विधि क्यों है? क्योंकि
जैसे जैसे एकांकी है, एकांकी के पात्र है, जैसे जैसे वो अभिनय कर रहे हैं वैसे वैसे बालक अभिनय करते हैं, और जिसके माध्यम से सभी बच्चे देखते हैं उनको। और बच्चे जब अभिनय करते हैं तो सामने वाले बच्चे भी रुचि लेते हैं, तो इसलिए ये रुचिकर प्रणाली होती है। और आपको एक बात यहीं पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर अपन एकांकी शिक्षण की 3 विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो कक्षा के अंदर अभिनय, फिर कक्षा के बाहर यानी रंगमंच पर अभिनय, और तीसरी व्याख्यान विधि। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ ये विधि यदि कोई कही जा सकती है तो वो कौन सी विधि है? यही विधि है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर महत्वपूर्ण 2-4 बातें और रह जाती है जो भी इसकी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर अपनों ने 3 बातें देखी है। कौन सी? एक तो कक्ष के दौरान अभिनय करवाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, व्यावहारिक व सर्वाधिक उपयोगी विधि ये मानी जाती है। उसके बाद अगली कौन सी विशिष्ट बात हो सकती है? चूंकि इसमें जो छात्र है, छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं। अब इस विधि के दौरान विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, अभिनय करने वाले और नहीं करने वाले भी, क्योंकि अभिनय नहीं करने वालों को भी इसमें रुचि आती है। तो छात्र सक्रिय रहते हैं, तो इसे यूं मान सकते हैं कि यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता सिद्धांत पर आधारित विधि मानी जा सकती है, आधारित विधि मानी जाती है। ये क्लियर है? वे छात्र सक्रिय रहते हैं, इसका मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत कार्य करता है यहाँ पर। और यदि और अधिक अपन इसको समझें तो यदि छात्र स्वयं रुचि लेकर किसी भी शिक्षण को करते हैं तो वो रुचिकर विधि बन जाती है। तो इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये रुचिकर विधि होती है। क्यों? क्योंकि बालक इसमें रुचि लेते हैं और वो सक्रिय होते हैं। यदि शिक्षार्थी सक्रिय है, रुचि ले रहा है, तो उस विधि को अपन मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मनोविज्ञान ये कहता है कि भाई शिक्षण वही सफल है जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों सक्रिय हों। और शिक्षक भी यहाँ पर सक्रिय है क्योंकि वो अभिनय करवा रहा है, वो ध्यान रखता है कि बालक कहीं कोई गलती नहीं कर रहा हो। और छात्र तो सक्रिय रहते हैं क्योंकि मुख्य पार्ट जो अदा करते हैं वो कौन करते हैं? विद्यार्थी ही करते हैं। तो ये है कक्षा अभिनय विधि। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भी कक्षा में ही बालक अभिनय करता है तो कहीं कहीं पर शिक्षक है वो उसकी सहायता करता जाता है। यहां पर साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती, साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कोई उत्सव है और उत्सव के दौरान आपके सिलेबस का कोई एकांकी है जिसका आप मंचन करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर एकांकियां हैं जो शिक्षाप्रद एकांकी भी है। तो आप है वो वहां पर मंचन करना चाहते हो तो आपको उसी वातावरण के अनुसार पूरा का पूरा ढालना पड़ेगा। तो वहां पर तो पूरी साज सज्जा की आवश्यकता रहेगी। आपको रंगमंच भी चाहिएगा और रंगमंच पर जिस प्रकार से पात्र आए हैं उन्हीं के अनुसार बोली, उन्हीं के अनुसार कपड़ा, यहाँ तक कि जो रंगमंच है उसकी साज सज्जा भी उसी के अनुसार करनी होगी जिस प्रकार एकांकीकार ने बताई है। परंतु यहाँ पर कक्ष के दौरान और शिक्षक करवा रहा है तो यहाँ पर साज सज्जा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और साज सज्जा की आवश्यकता नहीं रह सकती तो इसलिए अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये खर्चीली विधि नहीं है, अर्थात इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, कम खर्चीली होती है। तो इसलिए भी यह विधि हर जगह प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इसलिए भी अपन इसको सर्वश्रेष्ठ विधि कहेंगे। काम पूरा हो रहा है, उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, विद्यार्थी भी रुचि ले रहे हैं, शिक्षक भी रुचि ले रहा है करवाने में, सभी के सभी सक्रिय भी है
मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण करवाया जा रहा है, खर्चा भी नहीं लग रहा, तो सर्वश्रेष्ठ विधि हुई ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। अगली विधि अपने को क्या कहती है वो भी देखते हैं। और दूसरी विधि है वो कक्षा कक्ष से अपने को बाहर ले जाती है। तो उस विधि में भी अपन देख लेते हैं कि क्या कहा जाता है और उसकी भी कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। दूसरी विधि अपनों ने देखी थी रंगमंच या अभिनय विधि। ठीक है, तो रंगमंच या अभिनय विधि। देखिए, एक एकांकीकार है, वो एकांकी रचना के समय, चाहे नाटक हो चाहे एकांकी हो, दोनों ही विधाओं में ऐसे होता है कि जो नाटककार या एकांकीकार होता है वो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि रचना करके और बताता है कि भाई यहां तक कि पर्दों का रंग भी बताता है कि कमरे में पर्दों के रंग, कमरे में किस प्रकार के पर्दे लगेंगे, यहां तक कि कुर्सियों की संख्या भी बता देता है। अगर किसी बड़े बंगले में एकांकी का सृजन करना है तो उसमें यदि किसी कमरे का चुनाव किया है तो उस प्रकार का भी दृश्य निर्मित कर देता है कि भाई इस प्रकार से बंगले के एक कमरे को आप लेना है। बंगले के एक कमरे का मतलब है कि भाई एक हाई प्रोफाइल रूम आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वहां पर सारी की सारी चीजें एकांकीकार बता देता है। यदि आप एकांकीकार के बताए अनुसार पूर्ण साज सज्जा के साथ एकांकी का रंगमंच पर प्रदर्शन या प्रदर्शन द्वारा शिक्षण, प्रदर्शन द्वारा शिक्षण कहेंगे, प्रदर्शन द्वारा शिक्षण, क्योंकि अपन एकांकी शिक्षण कर रहे हैं। ये होती है एकांकी की ये रंगमंच या अभिनय विधि। एकांकीकार के बताए अनुसार कि जिस प्रकार से एकांकीकार बताता है उसी के अनुसार पूर्ण साज सज्जा के साथ, पूरी सजावट के साथ एकांकी रंगमंच पर प्रदर्शन करना ही, एकांकी का रंगमंच पर प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? रंगमंच या अभिनय विधि कहलाती है। अब यहाँ पर एक बात देखिए आप, पूर्ण साज सज्जा के साथ, यानी इस पर मंच भी चाहिएगा, स्टेज चाहिएगा और मंच पर भी उसी प्रकार की साज सज्जा करनी होगी जिस प्रकार की एकांकीकार ने बताई है। तो उसी प्रकार की साज सज्जा करनी होगी और उसी प्रकार की यदि अपन साज सज्जा करेंगे तो उसमें खर्चा भी लगेगा और साज सज्जा में भी खर्चा लगेगा। साथ साथ जिस प्रकार के एकांकीकार ने पात्र लिए हैं और उन पात्रों के पहनावे हैं, उन पात्रों की परिस्थिति है, उसके अनुसार भी अपने को पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यदि यहाँ पर अपन पूरी की पूरी व्यवस्था करते हैं तो यह विधि खर्चीली हो जाती है, ये एक खर्चीली विधि हो जाती है। दूसरी बात, अपन मंच बनाएंगे, उसमें सभी तैयारियां करेंगे, उसके बाद प्रदर्शन करवाएंगे तो खर्चा ही अधिक नहीं लगता, पैसा ही अधिक नहीं लगता, समय भी अधिक खर्च होता है, समय भी अधिक खर्च लिखेंगे यहाँ पर अपन, तो पैसा भी अधिक खर्च होगा और समय भी अधिक लगेगा। तो ये दो तो इसके दोष कहे जा सकते हैं, परंतु इसका एक गुण भी है। गुण क्या है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूं। इसका गुण भी है, दोष है माना कि क्योंकि रंगमंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपने को बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो गुण इसका ये कहा जा सकता है कि इस विधि के अनुसार इसमें
जो शिक्षण करवाया जाता है या मंचन करवाया जाता है वो प्रभावशाली रहता है। तो इसलिए यह विधि प्रभावशाली मानी जाती है, हालांकि यह एक व्यावहारिक विधि नहीं है। व्यावहारिक विधि कौन सी होगी? जो कक्ष में अपन शिक्षण करवा रहे हैं वो व्यावहारिक विधि होती है, जबकि ये व्यावहारिक विधि नहीं है, क्योंकि व्यवहार में अपन इस विधि को प्रयोग में नहीं ला सकते। इसके लिए उच्च व्यवस्थाएं अपने को करनी पड़ेगी। तो ये थी कौन सी? रंगमंच या अभिनय विधि। तो यहाँ पर अपनों ने कंप्लीट की एकांकी शिक्षण की 2 विधियां। कौन कौन सी? पहली विधि तो अपनों ने कक्ष के दौरान जब शिक्षण करवाया जाता है तो कक्षा अभिनय विधि देख ली, और दूसरी रंगमंच अभिनय विधि देख ली। और उसके बाद आप ये चीज उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, ये प्रभावशाली विधि है, व्यावहारिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।